नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार। और इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा में सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है और इसी के साथ नीतीश कुमार की केंद्र की राजनीति में वापसी हो गई और बिहार में नई सरकार की ओर एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। 2 दशक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर संसदीय राजनीति में लौट आए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के गवाह जेडीयू और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता बने। शपथ लेने के बाद नीतीश के चेहरे पर मुस्कान दिखी। उन्होंने पुराने संसद भवन की ओर देखते हुए कहा कि पहले तो हम यहीं थे ना। अरे 3 गो है आप। अरे आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। नीतीश के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है और उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री और हम के संयोजक जीतन राम मांझी ने एक भावुक पोस्ट किया। मांझी ने लिखा, बस इतना कहूंगा, बिहार विल मिस यू नीतीश जी। ये मैं ही नहीं, पूरे बिहार की जनता कह रही है। खैर, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ बिहार नई सरकार की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया। नीतीश कुमार के दिल्ली लौटते ही बिहार की सियासी हलचल भी दिल्ली से पटना शिफ्ट हो गई। शाम तक दोनों डिप्टी सीएम भी पटना लौट आए। हालांकि लोगों की ज़हन में अब भी एक ही सवाल घूम रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो 2 बातें तय है। पहली ये कि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए फाइनल है और दूसरी ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन है वो भी जान लीजिए। इस रेस में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इनके अलावे भी कई और नेता इस रेस में हैं, जिनमें नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। अब इनमें से किसके सर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, ये 15 अप्रैल तक पता चल पाएगा। फिलहाल बिहार में सियासी हलचल तेज है और हर एक राजनीतिक हलचल को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सीएम नीतीश कुमार आज राज्यसभा में शपथ लेने के बाद पटना लौट गए हैं। नीतीश कुमार के साथ संजय झा और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी पहुंचे। संजय झा नीतीश कुमार को लेकर कोई भी सवालों का जवाब नहीं दिए। वहीं विजय चौधरी ने बिहार में नई सरकार बनने के सवाल पर कहा कि बिहार में सरकार बदलने की अभी कोई बात नहीं हुई है। नई सरकार बनेगी जब नई सरकार शपथ से बनता है कि जब इस्तीफा देंगे तब इस्तीफा देंगे सर। इस्तीफा का सर वो सारी प्रक्रिया कब होगी सर? अभी इंतजार करिए ना। तो सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ लेने के बाद नेताओं के लौटने का सिलसिला भी जारी है। सीएम नीतीश भी दिल्ली से पटना आए हैं तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पटना लौट आए हैं और खबर है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी कुछ देर में पटना वापस लौट आएंगे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। आज पटना एयरपोर्ट पर भी काफी हलचल देखी गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से उनका काफिला सीधे एक अणे मार्ग सीएम आवास गया और उसके बाद सम्राट चौधरी भी पटना लौट आए हैं।
तो ये दो तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की, जब आज वो दिल्ली से वापस पटना लौटे हैं, और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो काफिला। और बताया जा रहा है कि अब एक एक करके बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचे थे, वहां एक कोर ग्रुप की जो बैठक होनी थी, उसमें एक शॉर्ट बैठक विनोद तावड़े के साथ, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ दोनों डिप्टी सीएम की हुई, और अब एक एक करके वापस पटना लौटने का सिलसिला जारी है। तो सीएम नीतीश ने आज राज्यसभा की सदस्यता ले ली और नीतीश कुमार को एनडीए के नेता जमकर बधाई दे रहे हैं। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, नीतीश कुमार ने एक लंबी लकीर खींची है, नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने और शपथ ग्रहण पर बधाई दी। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को नई शुरुआत के लिए बधाई दी है। ये इससे बड़ा सुखद क्षण क्या होगा कि नीतीश जी 20 साल बिहार में समरस समाज की सरकार को चलाया और बिहार का विकास किया। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और 15 साल लालू जी का शासन रहा, तो ये 15 साल जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। लूट खसोट, बलात्कार, अपहरण। तो ये जब लोग इतिहासकार लिखेंगे बिहार के शासन का, तो वो लिखेंगे किनके राज में क्या हुआ, तो लिखेंगे नीतीश जी का राज स्वर्णिम रहा। हमारे नेता रहे हैं, उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार को ले जाने के लिए एनडीए सरकार का नेतृत्व उन्होंने किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पटना से दिल्ली आए हैं, लेकिन हमारे डबल इंजन की सरकार पीएम और सीएम के रूप में इनका ही मार्गदर्शन समृद्धि और विकसित बिहार के वातावरण को प्रेरणा देते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। बिहार की सेवा जैसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने की है वर्षों तक, अब वहां से बिहार की सेवा, देश की सेवा करेंगे। इस बात के लिए बहुत बहुत उनको बधाई। सर, आज वीडियो देखा गया, नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे थे और बहुत उनको याद भी आया कि पहले हम यहीं के सदस्य थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से देखिए एक नई जवाबदेही में गए हैं तो प्रसन्नता है, क्योंकि खुद ही उस जवाबदेही का चुनाव उन्होंने किया है। कोई भी आदमी जो मन में डिसीजन लेता है और उस रास्ते पर यदि बढ़ चलता है तो अंदर से स्वाभाविक रूप से उसको खुशी होती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को विकसित बनाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए जिस तरह से काम किया है, वाकई में एक लंबी लकीर उन्होंने खींच के दिखाई है। मन में एक खुशी भी है, उनको एक नई जिम्मेदारी, क्योंकि कभी भी वो राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे हाउस के, तो आज उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री जो भी बने, नीतीश कुमार जी के कहते हैं ना कि उनके कदमों पर चले। तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हरिवंश को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ऐसे में राष्ट्रपति के मनोनीत करने के बाद हरिवंश फिर से राज्यसभा सांसद बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी है। सरल स्वभाव और चेहरे पर मुस्कान, जिनकी योग्यता, विचार और योगदान के खुद प्रधानमंत्री मोदी कायल हैं। कुछ ऐसी ही है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी की पहचान। पत्रकार के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हरिवंश का राज्यसभा सांसद के तौर पर दूसरा कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ था और उसके अगले ही दिन 10 अप्रैल को राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किए जाने के बाद वो तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर हरिवंश जी को राज्यसभा के लिए नामित होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, हरिवंश जी ने पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया है।
वे एक सम्मानित बुद्धिजीवी और विचारक हैं। उन्होंने अपने गहन विचारों और अंतर्दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में सदन की कार्यवाही को समृद्ध किया है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। आगामी संसदीय कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के बलिया के छोटे से गांव सिताब दियारा में 30 जून 1956 को हरिवंश जी का जन्म हुआ था। करियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर टाइम्स ग्रुप के साथ की, फिर 3 साल तक बैंक में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन मन नहीं माना और एक बार फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में लौट आए। पत्रकारिता में अपनी खास पहचान बनाने के बाद 2014 में हरिवंश की संसदीय राजनीति में एंट्री हुई, जब जेडीयू से पहली बार राज्यसभा के वे सांसद बने। फिर 9 अगस्त 2018 को पहली बार राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। तब से उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी की तब हर किसी ने तारीफ की जब 22 सितंबर 2020 की सुबह धरना पर बैठे निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर खुद संसद परिसर पहुंच गए थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बक्सर का एक युवक अमन तिवारी अपने देश के प्रधानमंत्री की हत्या का सौदा करने चला था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को ईमेल कर संपर्क किया। पैसे के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमले की साजिश रचने का प्रस्ताव दिया और इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ 22 दिन का समय मांगा गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। नापाक इरादा, साजिश का जाल, 22 दिन का सवाल, सुरक्षा बनी ढाल। एक ईमेल, एक साजिश और एक ऐसा दुस्साहस जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। बक्सर का एक युवक अमन तिवारी, जिसने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए सरहदों के पार तक दस्तक दे दी। 7 समंदर पार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को खत लिखा। खत में क्या था? देश के प्रधान सेवक पर हमले की एक खौफनाक योजना और उसे पूरा करने के लिए 22 दिनों का वक्त। एक ऐसी अनहोनी जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। दरअसल अमन ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को ईमेल भेजा। ईमेल में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना का जिक्र किया। अमन ने साजिश को अंजाम देने का दावा किया। साजिश को पूरा करने के लिए 22 दिनों का समय मांगा। यही नहीं, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने ये साजिश रची। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि जिस देश के प्रधानमंत्री की बात वो कर रहा है, उनकी सुरक्षा सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक अटूट कवच है। हर खतरे को भांप लेने वाली एजेंसियां, हर साजिश को नाकाम कर देने वाली चौकसी और हर कदम पर सतर्क निगाहें, 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं। पीएम मोदी की सुरक्षा महज एक प्रोटोकॉल नहीं, भारत की आन बान और शान की मिसाल है। ये वो अभेद्य दीवार है जिसे भेदना तो दूर, छूने की कोशिश करने वाले भी सलाखों के पीछे नजर आते हैं। आपको ये बताया है कि जैसे ये एक व्यक्ति है, ये पहले भी इन्होंने इस तरह का जो है थ्रेट जो है कोलकाता एयरपोर्ट के संबंध में जो है दिया था। तब भी जो कोलकाता पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। इसमें भी इस बार भी इन्होंने जो है बेसिकली लैपटॉप इनके पास जो है सीज़ भी किया गया है और अन्य और भी उपकरण जो है सीज़ किए गए हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये जो है थ्रेट जो है क्रिएट किया और वहाँ पर भेजा। और इसमें इन लोगों के साथ में जो भी अन्य लोग भी हैं उस पर हम लोग और वर्क कर रहे हैं। यही वजह है कि नापाक इरादे सिर्फ इरादे ही रह जाते हैं और देश का नेतृत्व हर हाल में सुरक्षित रहता है। जांच एजेंसियां अब इस साजिश की हर परत उधेड़ रही है। मोबाइल जब्त हो चुके हैं, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बक्सर के रसेन गांव के रहने वाले हैं अमन तिवारी। स्थानीय स्कूल कॉलेज से पढ़ाई की है। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। तकनीक और इंटरनेट की गहरी समझ है। 2022 में कोलकाता एयरपोर्ट को उड़ाने की भी इसने धमकी दी थी। वो 22 साल का युवक
22 दिन मांग रहा था तबाही के लिए, पर उसे ये पता नहीं था कि इस देश की मिट्टी का एक एक जर्रा अपने नेता की हिफाजत के लिए जाग रहा है। साजिशें रची जाएंगी, मिटा दी जाएंगी, पर भारत का नेतृत्व सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां खगौल थाना क्षेत्र में देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे पटना से 14.9 किलो सोना लूट का खुलासा हुआ है। 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 किलो से ज्यादा सोना और कैश भी बरामद कर लिया गया है। दानापुर स्टेशन के पास ये लूटपाट हुई थी, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया और इस मामले में पटना पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर 14.9 किलोग्राम सोना लूट लिया था। और आपको बता दें कि आरोपियों ने इस लूट की योजना कई सालों से बना रखी थी। तकरीबन 1.5 साल से आरोपी इलाके की रेकी भी कर रहे थे, जिसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अब जांच के बाद पुलिस ने 5 किलो 403 ग्राम सोना, कैश और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है। हुए इस पूरे टीम में जितने भी लोग थे उनकी पहचान की गई और उनमें विभिन्न जगहों पर जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए थे उन पे रेड छापेमारी की गई। रेड छापेमारी क्रम में इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अमरनाथ उर्फ गोपी, आदित्य गिरी और संजय कुमार। ये लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। अमरनाथ उर्फ गोपी के पास से जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लूटा गया था सामान, उसमें से 5 किलो 403 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। तो लूटा गया है उसमें से 5 किलो 400 ग्राम बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त इनके घर से 1,97,000 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही 9 चक्रे गोली भी बरामद किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं मुंगेर से। इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से सामने आ रही है और आपको बताते हैं हथियारों की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। तो मुंगेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ है। 3 शातिर अपराधियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस मिले हैं। 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा है। लूट, रंगदारी जैसे संगीन मामले इस पर दर्ज हैं। वहाँ पे छापामारी गई। छापामारी में वहाँ पे संदिग्ध 2 व्यक्ति की पहचान की गई। उसको जब तलाशी ली गई उनके पास से, तो उनके पास से 3 कंट्री मेड वेपन बरामद हुए। करीबन 22 चक्र गोली बरामद हुई। उनके साथ जो वो बाइक से आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने सीज की है और प्लस 2 मैगजीन और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनके पास से। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, तेजस्वी यादव के वेतन का प्रपत्र जारी हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के वेतन का प्रपत्र जारी किया गया है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर के आरोप लगाया था और आपको बता दें कि वेतन न मिलने का आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया था और बकाया वेतन का भुगतान किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ से वेतन न मिलने का भुगतान जो है आरोप लगाया गया था। 15 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक का बकाया वेतन 18 मार्च 2026 को कोषागार में भेजा गया था। तेजस्वी यादव का वेतन उसी दिन पास भी हो गया। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक का वेतन 10 अप्रैल 2026 को कोषागार में जमा किया गया और आज ही सुबह वेतन की मंजूरी दे दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वैशाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महनार थाना क्षेत्र के बहलोलपुर में दियारा में भैंस चराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हिंसक हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से 10 राउंड से ज्यादा गोलीबारी हुई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर डायल 112 और महनार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। आरोपियों की पहचान अब की जा रही है।
तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ अभी इलाके में तनाव बना हुआ है। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने में जुटी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए दो पक्षों में किस तरीके से गंभीर विवाद हो गया और दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए और भैंस चराने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन विवाद काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। 10 राउंड गोलीबारी मौके पर हुई है, जिसके बाद पुलिस की टीम को इसकी जानकारी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करने के साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन पूरे इलाके में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। खबर आपको गोपालगंज से दिखाते हैं, जहां सिधवलिया अंचल में सीओ प्रीति लता पर वायरल ऑडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई की है। ऑडियो में कथित रूप से सीओ की बातचीत फरार अपराधी रंजन यादव से बताई जा रही है। इसमें सरकारी जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने और विभागीय कार्रवाई से बचाने की बात सामने आई है। अपराधी रंजन यादव पर पहले से इनाम घोषित है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रशासन पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है। विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। नमस्ते। हेलो। हाँ, सीओ सिधवलिया बोल रहे हैं। अच्छा मैडम, बोला जाए। नमस्कार। नमस्कार। सेव नहीं है क्या नंबर? ना सेव है, थोड़ा पॉकेट में था मोबाइल। अच्छा सुनिए ना, ये बोल रहे थे उसमें ना एडीएम सर ऑर्डर कर दिए कि इस पर विभागीय कार्रवाई किया जाए सीओ पर। अच्छा, वही वाला मैटर। अच्छा, कौन खाली क्यों नहीं करा रही है? हम तो 2 महीना टाले, लेकिन उस पर लिख दिए विभागीय कार्रवाई किया जाए इस पर। अच्छा, तो तत्काल आनंद फानन में हम और मुख्य करके आंगनबाड़ी बनवा देता। आंगनबाड़ी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा जमीन नहीं लेंगे, उसका पूरा जमीन बचा रहेगा, समझ गए? अरे बचा दीजिए, हम एडीएम साहब से मिल लेते हैं। एडीएम साहब से प्रेशर नहीं आएगा, कॉल करवा देंगे। एडीएम सर से प्रेशर क्या नहीं आएगा? एडीएम सर का ऑर्डर आ गया है, आपको भेजा अभी व्हाट्सएप पे, रुके भेजते हैं। ये तो अभी एफआईआर का आदेश हुआ है। इसके एफआईआर की कॉपी लगाते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोग अनुशंसा करेंगे। इनके विरुद्ध पूर्व में भी एक विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। अब दोनों को समाहित करके बाद पुनः भेजा जाएगा। गोपालगंज के फरार भू माफिया और कुख्यात अपराधी रंजन यादव से सिधवलिया की सीओ प्रीति लता का बातचीत करना महंगा पड़ गया। ऑडियो वायरल होने के बाद गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सिधवलिया की सीओ प्रीति लता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा है कि ये आपराधिक मामला है। फरार अपराधी से जिस तरीके से सिधवलिया प्रखंड की अंचलाधिकारी बातचीत कर रही हैं और उनका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इससे न सिर्फ विभाग की छवि धूमिल हो रही है बल्कि माहौल भी खराब हो रहा है। उन्होंने सीओ के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि उनके विरुद्ध प्रपत्र कब भी गठित की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी होगी। रंजन यादव इस वक्त पुलिस की नज़र में फरार है और कुख्यात अपराधी रहे सुरेश यादव की पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हत्या के मामले में फरार चल रहा है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने रंजन यादव के विरुद्ध 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। ऐसे में फरार अपराधी से बातचीत करने का ऑडियो वायरल होने के बाद सिधवलिया की सीओ प्रीति लता की मुश्किलें बढ़ सकती है और उनके विरुद्ध न सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी लगातार जारी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खबर आपको बेगूसराय से दिखाते हैं, जहां कुरहा ललिता अंबिका मध्य विद्यालय में प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल पर छात्रों से ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें खुलेआम पैसा लेते देखा जा रहा है। अभिभावकों के विरोध के बावजूद ये सिलसिला जारी रहने से मामला और गंभीर हो गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने इसे गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी उस वीडियो वायरल हुआ है, मैंने भी देखा अपने आंखों से और चूँकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि बच्चों से जो है सो पैसा वसूली संबंधी बातें की जा रही है और एक बच्चे से पैसा 100 रुपया लिया भी जा रहा है। यह आरोप प्रमाणित हो गया है और हम इनको जो है सो विभागीय कार्रवाई करेंगे, निलंबित करेंगे
घोर विभागीय आदेश का उल्लंघन है और इस उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। पटना जिले के बिहटा में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई और इस आग में करीब 50 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि कंचनपुर गांव के खेतों के पास से गुजर रहे बिजली के तार में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद चिंगारी निकलकर सूखी गेहूं की फसल में गिर गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवा के कारण कुछ ही समय में करीब 50 बीघा फसल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार में अलग अलग जिलों में लगातार आग लगने की खबरें आ रही हैं। गेहूं की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और सीधे किसानों की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वैशाली के नामीडीह गांव में भी गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के खेतों को भी आगोश में ले लिया, जिससे काफी नुकसान पहुंचा है। खबर आपको कैमूर से दिखाते हैं, जहां कुदरा रेलवे स्टेशन के पास एक छात्रा ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसमें छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। परीक्षा देने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, तभी सुपर फास्ट एक्सप्रेस के झटके से वो घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। ट्रेन के द्वारा एक्सीडेंट कर गया जी। मरीज का नाम सर क्या था? प्रीति कुमारी, 20 साल फीमेल थी जी। और पिता का नाम रामपाल और गांव लालापुर, पोस्ट थाना कुदरा कैमूर जी। इसमें किन के द्वारा लाया गया? रेलवे स्टाफ के द्वारा लाया गया जी। और उनकी स्थिति क्या है? स्थिति तो थोड़ा सा नाजुक है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको हाजीपुर से दिखाते हैं, जहां पुलिस ने एक एम्बुलेंस से शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस को रोका और जांच में छत के ऊपर बनाए गए तहखाने से लगभग 1500 बोतलें यानी करीब 550 लीटर शराब बरामद की गई। ये गाड़ी मरीजों की जगह शराब ढोने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि पूरी तरह से तस्करी के लिए तैयार की गई थी एम्बुलेंस। मुजफ्फरपुर निवासी मुन्ना कुमार के नाम पर एम्बुलेंस का पंजीकरण है। पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है और नेटवर्क की तलाश जारी है। खुलासा हुआ है, एम्बुलेंस से यहां शराब की तस्करी हो रही थी। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।